दोस्तों, इस लड़की का नाम चिमकांडी है और ये एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें उड़ाती रहती है। इसके पिता चमनचोर इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। चिमकांडी के अलावा इसकी और दो नालायक पैदाइश है जिनका नाम आलू और चार्ली है। आलू का दिमाग कभी कभी टाइम पर चालू नहीं होता और चार्ली कॉलेज जाने की बजाय हवस की पूजा करता है। वहीं चिमकांडी दूसरी तरफ घर से बिना मेकअप के बाहर नहीं निकलती और उसका एक बॉट नाम का बॉयफ्रेंड भी है जिसे वो बताती है कि आज उसने कितना कम मेकअप लगाया है, जिसमें बॉट कहता है, नहीं मेरी जान, तुम तो फिर भी कमाल लगती हो और तुम तो जानती ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब बॉट इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसकी नजर चिमकांडी की दौलत पर थी। अगले दिन आलू अपने पिता के ऑफिस जाकर उन्हें अपना एक घटिया बिजनेस प्लान बताता है और इसके लिए वो 100 करोड़ मांगता है। चमनचोर ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि उसके औलाद को कभी भी नहीं डांटेगा, जिसके बाद वो आलू को कुछ चवन्नी देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बॉट चिमकांडी के पैसों पर ऐश करते हुए कैरी मिनाटी का एक गाना सुनता है, जिसे सुनकर चिमकांडी की सहेलियां उसे छेड़ने लगती है, जिससे परेशान होकर चिमकांडी होटल के वेटर के पास जाती है और उससे पंगा लेने लगती है। उसी समय वहाँ पर लक्की नाम का एक वेटर आता है। अब क्योंकि लक्की चिमकांडी का बचपन का दोस्त है इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। अब चिमकांडी इतनी घमंडी थी कि वो लक्की को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस तक नहीं कराती। उसी रात चमनचोर अपनी मरी हुई बीवी को उन दोनों की मिली भगत से पैदा हुए बच्चों के किस्से सुनाता है। आज चिमकांडी का जन्मदिन था इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड बॉट उसी के बाप के पैसों से एक पार्टी रखता है जिसमें चिमकांडी और बॉट मिलकर बहुत सारा पैसा उड़ाते हैं। उस पार्टी में असली देसी दारू थी जो सिर्फ शांताबाई के ठेके पर मिलती है। अब चमनचोर अपने पैसों को इस तरह बर्बाद होता हुआ देख सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा। आगे चिमकांडी बॉट को लेकर अपने बाप के पास पहुंचती है और कहती है कि वो बॉट से शादी करके उसे अपना सब कुछ देना चाहती है। चमनचोर ये जानता था कि बॉट चिमकांडी से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करता है, इसीलिए चमनचोर उससे पूछता है, अभी तक तुमने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है और अगर तुमने मेरी बेटी चिमकांडी से शादी कर ली तो उसे रखोगे कहाँ, क्या खिलाओगे। जिसमें बॉट कहता है, फिलहाल तो मैं आपकी बेटी को बजाने का काम कर रहा हूँ। जिसे सुनकर चमनचोर ये समझ जाता है कि बॉट एक नंबर का बेरोजगार नल्ला और ठरकी है। जिसके बाद वो चिमकांडी से कहता है कि तुम्हें बॉट को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, और चिमकांडी अपने पिता की बात नहीं मानती और पार्टी में जाकर बॉट के साथ शादी करने का ऐलान करती है। तभी चमनचोर के पास एक वीडियो आता है जिसमें उसका बेटा आलू एक खटारा घर को 10 करोड़ में किराए पर लेता है और पार्टी करता है। ये देख के चमनचोर की बत्ती गुल हो जाती है। तभी उसके छोटे बेटे चार्ली के कॉलेज के प्रिंसिपल चमनचोर के पास आकर कहता है, चमनचोर, मैंने तेरे कहने पर तेरे बेटे चार्ली को अपने कॉलेज में दाखिल कराया और अब वो मेरी ही बेटी की पुंगी बजाना चाहता है। तभी उन लोगों की आवाज सुनकर चार्ली भी नीचे आ जाता है और उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल की अधरनंगी बेटी भी आ जाती है, जिसे देखकर चमनचोर को अटैक आ जाता है। जिसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में होश आता है और उससे उसकी तीनों नालायक औलादें मिलने आती है। अब वो तीनों चमनचोर का हालचाल पूछने की बजाय एक दूसरे को ही नीचा दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर चमनचोर ये समझ जाता है कि कुत्ते की पूंछ को कितना ही सीधा कर लो वो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उन सभी को सीधा करने का एक प्लान बनाता है। तभी अगले सीन में वो तीनों अपने बाप चमनचोर को ढूंढते हैं क्योंकि उन तीनों का क्रेडिट कार्ड अब ब्लॉक हो चुका है, जिस कारण उनकी हालत किसी कुत्ते के जैसी हो चुकी है। तभी उन्हें बाहर से सायरन बजने की आवाज आती है। फिर कुछ पुलिसकर्मी आकर उन सभी की कार और संपत्ति को सीज कर लेते हैं, जो देखकर उन सबकी फटकर 4 हो जाती है। जिसके बाद वहाँ चमनचोर आ पहुँचता है और उन्हें छुपते छुपाते घर के बाहर लेकर जाता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी उठाकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे चमनचोर अपने तीनों नालायक पिल्लों को बताता है कि उनके कंपनी के मैनेजर ने टैक्स देने में घपला कर दिया है, जिस वजह से इनकम टैक्स वालों ने उनकी कार और घर को सीज कर लिया, इसलिए वो वहाँ से भाग रहे हैं। अब क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए थे इसलिए चमनचोर उन तीनों को एक खटारा घर में लेकर आता है जिस पर मकड़ियों ने कब्जा कर रखा था। अब उस घर में किसी भी प्रकार की फैसिलिटी न होने के कारण उन्हें तेल में ब्रेड तलकर खाना पड़ता है। फिर वो रात भर मच्छर से मरवाने के बाद उन सभी को उठाता है और कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए अब उन तीनों को ही मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाना होगा और अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि वो एक नंबर के बेरोजगार नल्ले और ठरकी है, इसलिए चार्ली भटकते हुए बिल्डिंग के कुछ मजदूरों के पास जाता है और बहाना मारकर उनका पूरा खाना चाट जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिमकांडी ऐसे नखरे दिखाती है जैसे कि वो कहीं घूमने आई हो। रास्ते में वो एक आदमी से उसका फोन मांगकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है कि वो अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए वर्ल्ड टूर पर है। आलू भी उन दोनों की तरह ही निकम्मा और नाकारा था। वो अपने किसी दोस्त के पास जाकर उसे अपना घटिया बिजनेस आइडिया देता है, जिसके बदले वो उससे 1 लाख का चेक मांगता है, जिसमें उसका दोस्त कहता है, क्या 1 लाख, शक्ल देखी कभी अपनी आईने में। तभी आलू कहता है, पहले जब मैं तुझे आइडिया बताता था तो तूने बोला कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो आज तुझे क्या हुआ। अब इसे कौन समझाए कि जब तक जेब में गांधी तभी तक चलेगी आंधी। अब पूरा दिन इसका उसका हिलाने के बाद भी इनके हाथ में कुछ नहीं लगता। तभी चिमकांडी एक भाड़े की टैक्सी से उतरकर बहुत सारा सामान लेकर घर पहुंचती है, जिससे उनको लगता है कि चिमकांडी उन सब के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई है। लेकिन चिमकांडी तो एक नंबर की घनचक्कर थी जो अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, जिसे देखकर उन तीनों का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं था और चिमकांडी ने अपने लिए बहुत सारे कपड़े ले लिए थे। पूछने पर चिमकांडी बताती है कि उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने आलू की घड़ी उड़ा दी और उन्हीं पैसों से उसने ये सब शॉपिंग की। ये सुनते ही आलू उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तभी वहाँ पर चमनचोर की केयर टेकर बाल्टी
भर के खाना लेकर आ पहुँचती है, जहाँ उसका बेटा लकी भी आ जाता है। तभी चमनचोर उससे कहता है, अब तुम्हें किसने यहाँ बुलाया? जिसमें केयर टेकर कहती है, मालिक मुझे चिमकांडी ने कॉल किया था और उसी ने मुझे बताया कि आप लोगों का सब कुछ लूट चुका है। जो कहकर वो जोर जबरदस्ती उनकी सेवा में लीन हो जाती है। अब चमनचोर जिसने इतनी मेहनत करके ये सब नाटक किया था, उस पर वो केयर टेकर पानी फेर रही थी, इसलिए वो उससे कहता है, देखो अब मेरे बच्चे इतने काबिल हो चुके हैं कि वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना और मेरा पेट पाल सके, इसलिए तुम निकलो यहाँ से। जो कहकर वो उसे बाहर निकाल देता है। वहीं लकी चिमकांडी से कहता है कि उसके होटल में एक बर्तन धोने वाली बाई की जरूरत है। जो कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन आलू अपने लिए काम ढूंढते ढूंढते एक कंपनी में आ पहुँचता है और इंटरव्यू के साथ ही 50,000 रुपए की डिमांड करता है। अब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उसकी हालत के हिसाब से वो कंपनी उसे 50 रुपए में साफ सफाई करने वाला काम ऑफर करती है। आलू ठहरा इतने बड़े कंपनी के मालिक का बेटा, तो आखिर वो कैसे 50 रुपए में एक महीना साफ सफाई करता? इसलिए वो 50 रुपए वाली नौकरी पर लात मार के भाड़े पर एक रिक्शा लाता है। वहीं दूसरी तरफ चिमकांडी भी लकी के होटल पहुंच जाती है बर्तन साफ करने, जिससे वो पैसे कमा सके। तभी लकी उससे कहता है, देखो तुम्हें बर्तन साफ करने के अलावा लोगों को खाना भी परोसना होगा, जिसके लिए तुम्हें अलग से टिप भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आलू भी कड़ी मेहनत करता है और ऊपर से दूसरे रिक्शे वाले उसके यात्री को उठा रहे थे, जिससे आलू के साथ उस रिक्शे वाले की लड़ाई हो जाती है। अब वो दोनों भाई बहन तो कुछ न कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनका भाई बेरोजगार था। शाम में वो दोनों भाई बहन अपनी अपनी कमाई लेकर आते हैं। खाने में वो दोनों पास्ता चबा रहे थे, लेकिन वो दोनों अपने भाई चार्ली को खाना सूंघने तक नहीं देते, क्योंकि उसने कमाया जो नहीं था। चार्ली कहता है, अगर तुम लोग मुझे पास्ता नहीं खिलाओ तो क्या मैं भूखा रहूंगा? मैं जंगल में फल फूल खाकर भी जिंदा रह सकता हूँ। जिसके बाद वो जंगल जाकर ऊटपटांग चीजें खा लेता है, जिससे उसके शरीर में एलर्जी होने लगती है। अगले दिन चमनचोर उससे पूछता है, बेटा क्या तुम्हें कुछ काम नहीं आता? क्या तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा? जिसमें चार्ली कहता है कि उसे प्लम्बिंग का काम आता है, जिसे सुनकर चमनचोर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इतने अमीर बाप के बेटे होकर तुमने प्लम्बिंग का काम सीखा? जिसमें चार्ली कहता है, पापा दरअसल बचपन में स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, तब मैंने स्कूल के लेटरिन के टैंक को हेड ऑफिस के टैंक से मिला दिया था, तभी मैंने ये काम सीखा। इसीलिए चमनचोर उसके साथ मिलकर घर की मरम्मत का काम शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी होटल में चिमकांडी को बार बार परेशान कर रहा था। ये बात चिमकांडी लकी को बताती है। तब लकी कहता है, तुम भी तो पैसों के घमंड में चूर होकर पहले ये सब करती थी और आज देखो तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद होटल का स्टाफ मिलकर उस आदमी की खाने में थूक का तड़का लगाते हैं, जिसे वो आदमी बड़े चाव से खाता है। अब चिमकांडी और लकी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। उसी रात वो सब एक साथ बैठकर अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि आज उन्होंने कितनी मेहनत की। तभी अगले दिन उस रिक्शे वाले की आलू के साथ लड़ाई हो जाती है। इसी बीच उस रिक्शे वाले की नजर आलू के जूते पर पड़ती है, जो किसी ब्रांडेड कंपनी के थे। रिक्शे वाला कहता है, अबे तूने ये जूता खरीदा कहाँ से? ये तो बाजूबन कंपनी का ओरिजिनल है। आलू कहता है, मैंने तो इसे अपने घर की बाजू वाली दुकान से 80 रुपए में खरीद लिया। जो कहकर वो अपने जूतों के कलेक्शन के बारे में उसे बताता है, क्योंकि उस रिक्शे वाले को भी आलू की तरह जूतों की अच्छी नॉलेज थी। इसलिए वो दोनों मिलकर पैसा कमाने का एक आइडिया लगाते हैं। दरअसल वो दोनों पुराने ब्रांड के जूतों को फिर से रिडिजाइन करके बेचने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिमकांडी का बॉयफ्रेंड बॉट चिमकांडी की एक दोस्त को रगड़ रहा था, जहाँ वो लड़की कहती है कि उसे केयर टेकर से पता चला है कि चिमकांडी अब अमीर नहीं रही। जिसे सुनकर बॉट सोचता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसकी छानबीन करना शुरू कर देता है। अगले दिन चमनचोर जब अपने घर की दीवार को पोत रहा था, तभी वहाँ पर बॉट आ जाता है, जिससे चमनचोर पूछता है, ए छोरा, तुझे ये किसने बताया कि हम यहाँ पर है और तू यहाँ पर क्या ही उखाड़ने आया है? जिसमें बॉट कहता है, ससुर जी मुझे पता है कि आप कैसे अपने नालायक बच्चों को सुधारने के लिए नाटक कर रहे हो। तभी वहाँ पर चमनचोर की तीनों नालायक औलादे पहुँच जाती है, जहाँ बॉट चिमकांडी को बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि उसने अपने दादाजी की सारी जायदाद बेचकर चमनचोर का सारा कर्जा चुकता कर दिया है। जो सुनते ही उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब चमनचोर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद उन तीनों की जिंदगी पहले जैसी रंगीन हो जाती है। तभी एक दिन बॉट चिमकांडी को कार में बिठाकर कोर्टल ले आता है और कहता है कि वो आज ही चिमकांडी से शादी करना चाहता है। चिमकांडी भी उसे अपना देने को तैयार थी, इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ चमनचोर को सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है, इसलिए वो चिमकांडी को कॉल करता है। इधर उस कॉल को चिमकांडी की जगह बॉट रिसीव करता है और चमनचोर की एक भी बात सुने बिना ही कॉल को कट कर देता है। अब शादी से पहले बॉट चिमकांडी को एक कागज पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि शादी के बाद उन दोनों का तो पता नहीं, पर वो उसकी जायदाद का वारिस बन जाएगा। यानी कि एक शादी करके बॉट करोड़पति बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, वहाँ चमनचोर अपने दोनों बेटों के साथ आ पहुँचता है और उन्हें सब सच बता देता है कि कैसे उसने उनके साथ नाटक करके एक खेल खेला, जिसे सुनकर उन तीनों का दिल कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर जाता है और वो चमनचोर से सारे रिश्ते नाते तोड़कर बॉट को एक जोर का घूसन पिलाते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि वो सब घर छोड़ के जा चुके थे, तो चमनचोर बिल्कुल अकेला हो चुका था। वो तीनों उसी पुराने घर में शिफ्ट हो गए थे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। आलू ने उस रिक्शे वाले के साथ मिलकर पुराने जूतों को रिडिजाइन करके बेचने का बिजनेस चालू कर दिया था, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ चिमकांडी भी बैंक से लोन लेकर एक होटल खोल लेती है और चार्ली भी अब एक चालाक चौपड़ बन चुका था। यानी कि वो तीनों ही अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। आज चिमकांडी का हैप्पी बर्थडे है, इसलिए चमनचोर उन तीनों से मिलने आता है, क्योंकि उसे उन तीनों की कमी काफी महसूस हो रही थी। वो उन तीनों से मिलकर माफी मांगता
मांगता है और चिमकांडी को बर्थडे विश करते हुए कहता है, बच्चों मैंने अभी तक जो भी कुछ किया वो तुम्हारे अच्छे के लिए किया, ताकि तुम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। जो कहकर चमनचोर वहाँ से जाने लगता है। उधर इन तीनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने पिता को जाने से रोकते हैं और एक साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।